सांख्यिकी पाठ के अंतर्गत सांख्यिकी क्या है, आंकड़ों का संग्रह करना क्यों आवश्यक है, ये सभी चीजें सीखेंगे। तो चलो बच्चों हम सीखते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? वो संख्याओं के संग्रह हैं जिसको हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य से एकत्र करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 छात्र छात्राओं के अर्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में 2 विषयों में प्राप्त अंक दिए हुए हैं। ये व्यवस्थित आंकड़े हैं तालिका में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तालिका को देखकर आप आसानी से सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। जैसे कि विज्ञान विषय में किस बच्चे को सबसे ज्यादा अंक मिले, तो विज्ञान में अगर हम अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो सूरज को 50 में से 49 अंक मिले हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। अगर हम गणित विषय को देखें तो आकाश और सूरज दोनों को ही बराबर 48 अंक मिले हैं 50 में से, जो कि सबसे ज्यादा हैं। इस तरह की और भी सूचनाएं हम इस तालिका को देखकर, जो कि हमने आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्राप्त की है, सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हम ये आंकड़े एकत्र करते हैं तो उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, सदैव एक जैसे नहीं रहते। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई एक प्रदेश है जिसमें अगर हम प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज देखें तो वो प्रतिवर्ष जो है वो बदलती रहती है, वो घट सकती है, वो बढ़ सकती है। या अगर 2 प्रदेशों में अगर हम प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज की तुलना करें तो उसमें भी अंतर हो सकता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारे आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, वो बदलते रहते हैं। आगे सजातीय अगर आंकड़े हैं तभी हम तुलना करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर एक छात्र के हम विज्ञान विषय के और एक छात्र के गणित विषय के प्राप्तांकों की तुलना करें तो क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो अगर हम इसकी जगह पे दोनों ही छात्रों के एक ही विषय के अंकों की तुलना करें तब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस छात्र की उपलब्धि उस विषय में अच्छी है। तो इस तरीके से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो आंकड़े अगर हमारे सजातीय होंगे, एक जैसे गुण वाले होंगे, तब हम उनसे तुलना करके निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं। अगला, आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि छात्रों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक छात्र की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या केवल एक छात्र की ऊंचाई ज्ञात करके यानी एक आंकड़े से कोई निष्कर्ष निकलेगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम समूह में आंकड़े एकत्र करते हैं। और अगली विशेषता है आंकड़ों की कि आंकड़े जो हैं वो सदैव संख्यात्मक राशि में होने चाहिए। कोई ऐसा तथ्य जिसको कि हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते तो हम उसका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं करते हैं। जैसे कि ईमानदारी को आप संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, मित्रता को आप संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसे तथ्यों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते। अब बच्चे आप ये तो सीख ही गए कि आंकड़े क्या होते हैं, यानी आंकड़े हम क्या करते हैं, कोई सूचना प्राप्त करने के लिए किसी निश्चित उद्देश्य से हम एकत्र करते हैं और आंकड़ों की विशेषताएं भी समझ गए। अब ये हम आंकड़े एकत्र कहां से करें जिससे कि हम सूचनाएं प्राप्त करें? तो इसके 2 स्रोत हैं, एक है प्राथमिक स्रोत और एक है द्वितीयक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? जहां से हम प्रथम बार आंकड़े एकत्र करते हैं, और द्वितीयक स्रोत जहां पहले से ही आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं, हम अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां से आंकड़े ले रहे हैं। तो प्राथमिक स्रोत का अगर हम उदाहरण लें
मान लीजिए कि हमने एक कक्षा है, उसमें छात्रों के दो समूह बना दिए और दोनों ही समूहों को हमने एक टास्क दिया कि आप सभी शिक्षार्थियों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रथम समूह ने क्या किया कि उन्होंने सभी कक्षा के जितने भी शिक्षार्थी थे उनकी ऊंचाई नापकर आंकड़े प्राप्त किए। और दूसरे समूह ने क्या किया कि उसने जो विद्यालय में स्वास्थ्य पंजिका होती है वहां पर जो शिक्षार्थियों की ऊंचाई लिखी होती है वहां से उसने आंकड़े प्राप्त किए। तो जो प्रथम समूह ने स्वयं ऊंचाई ज्ञात की है वो हो गए हमारे प्राथमिक स्रोत, और जो द्वितीय समूह ने किया वो क्या है, द्वितीयक स्रोत, क्योंकि वहां पहले से ही वो आंकड़े मौजूद थे। तो इसी आधार पर जो हमने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत जाने हैं, तो आंकड़े भी इसी आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े कौन से होंगे? जो कि हमने प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए हैं। और द्वितीयक आंकड़े कौन से होंगे? जो कि हमने द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए हैं। तो अब हमें आंकड़ों के स्रोतों का भी पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हम प्राथमिक स्रोत से प्राप्त करें आंकड़े, चाहे हम द्वितीयक स्रोत से प्राप्त करें, वो आंकड़े जो हमें मिलते हैं तो अव्यवस्थित होते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं, तो उनसे हम शीघ्र कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, उन आंकड़ों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, तुरंत निष्कर्ष निकालने के लिए उन्हें व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? या तो हम उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिख लें, जो कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, और दूसरा या आंकड़ों का वर्गीकरण कर लें। तो सबसे पहले जो आप पहले सीख चुके हैं, आंकड़ों का या आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, इसको एक बार पुनः दोहराते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्टिक्स के समूह हैं जिनको आरोही और अवरोही क्रम में करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटा संख्या या यहां पर स्टिक्स का समूह है सबसे पहले, उसके बाद ठीक उसके अगर कोई बराबर है तो वो जो उसके बराबर है, उसके बाद ठीक उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में हमने इन्हें व्यवस्थित किया। तो सबसे पहले वाले समूह में हमारे कितनी स्टिक्स हैं? 2। तो 2 सबसे पहले, फिर उससे बड़ा जिसमें 3 स्टिक्स हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं 6 स्टिक्स हैं, फिर अगला वाला जो समूह है उसमें भी 6 स्टिक्स हैं। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो बराबर है तो एक पास लिखेंगे, उसके बाद ठीक उससे बड़ा, यानी जो 7 स्टिक्स का समूह है। तो ये हो गया आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम इसका विपरीत, यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े समूह को रखेंगे स्टिक्स के, तो वो है 7 स्टिक्स का समूह, फिर उसके बाद उससे छोटा 6 स्टिक्स का, फिर इसके बाद अगर 6 स्टिक दोबारा है ठीक उसके बराबर है तो हम क्या करेंगे, बराबर वालों को पास में रखेंगे, उसके बाद इससे ठीक छोटा, फिर उससे ठीक छोटा। तो इस तरीके से हमने आरोही और अवरोही क्रम में इन स्टिक्स के समूह को व्यवस्थित कर लिया। आरोही का मतलब, आरोही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब इसको एक और उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक परीक्षा में 8 छात्रों को 10 में से कुछ अंक मिले हैं जो कि यहां पर दिए हुए हैं। अब इन आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये जानो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े ऊपर आपको प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं ये अव्यवस्थित हैं, इनसे सीधे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर हम इन्हें आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर लें तब हम तुरंत देख के निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमें सूचनाएं चाहिए वो हमें तुरंत मिल जाएंगी। तो ऐसा हमने इसलिए किया है। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो मैंने बताया था अभी आपको कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा जो प्राप्तांक बच्चों को मिला है वो कितना है? 5।
तो सबसे पहले हम इसमें से देख के 5 प्राप्तांक को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा 6 जो कि हमने यहां से लिया है, उसके बाद 7 इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 8, और 8 2 बार है तो हम 8 और 8 पास पास लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 9 और उससे बड़ा 10। तो इस तरीके से हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब अवरोही क्रम, अवरोही में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अगर कोई संख्याएं बराबर हैं तो उन्हें पास पास लिखेंगे। तो इस तरीके से आरोही अवरोही क्रम में हमने 8 छात्रों के 10 में से जो प्राप्तांक मिले हैं उनको व्यवस्थित किया है। अब देखा कि व्यवस्थित करने पर ये जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं और ये व्यवस्थित आंकड़ों में कितना फर्क है। व्यवस्थित आंकड़ों से आप ये तुरंत बता सकते हैं कि 2 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 में से 10 प्राप्तांक मिले हैं, 10 में से 10 मिले हैं, और सबसे कम प्राप्तांक कौन सा है जो कि मिला है किसी बच्चे को, वो है 5। और 2 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 में से 8 मिले हैं। तो कितना आसानी से अगर हमने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया तो हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।